स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का रेवा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एप्लीकेशन पर। जैसा कि मित्रों बात करते हैं कि पिछली क्लास में हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित चीज़ों को बताने का प्रयास किया था और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हमारी आपकी बातें हुई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक है सिंधु घाटी सभ्यता की, उसी पर। तो इन विशेषताओं पे जैसे हम बात करेंगे, आइए बात करते हैं। पहली बात तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी सभ्यता थी? एक नगरी सभ्यता थी। यानी यह ग्रामीण ना होकर किस प्रकार की सभ्यता थी? एक प्रकार की नगरी सभ्यता थी। तो क्या क्या इस नगरी सभ्यता, तो नगरीय सभ्यताओं की विशेषताओं में देखिए पहली चीज लिखा है ग्रिड पद्धति पर निर्मित नगर, है ना। कि जो नगर थे वो किस प्रकार की पद्धति पर निर्मित किए गए थे? ग्रिड पद्धति, यानी ग्रिड एक जालीनुमा मतलब होता है कि जो नगर नियोजन की सबसे प्रमुख विशेषताएं थी वो इनकी ग्रिड पद्धति पे बनी होती थी। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता पे हमने देखा कि जो इसकी जल निकासी व्यवस्था थी, यानी जो नालियाँ वगैरह बनाई जाती थी, नालियाँ वगैरह बहुत बेहतरीन बनाई जाती थी। यानी अगर हम नगर नियोजन की इसकी और बात करें नगरीय विशेषताओं में, तो देखिए जो इसके नगर होते थे संभवतः वो दो भागों पे ही विभक्त होते थे। कितने भागों पर? दो भागों पर बटे होते थे। यानी एक पश्चिमी टीला जिसे आप दुर्ग के नाम से जानते हैं, है ना। पश्चिमी टीला किस नाम जानेंगे? आप दुर्ग के नाम से जानेंगे, है ना। और एक होता था पूर्वी टीला, है ना। पूर्वी टीला सामान्यतः आवास क्षेत्र होता था जहां सामान्य रूप से नागरिक, व्यापारी या कारीगर या श्रमिक वर्ग के लोग निवास करते थे। ठीक है। कुछ चनूदड़ो एक ऐसा शहर था जो दुर्गीकृत नहीं था। धौलावीर ऐसा शहर था जो 3 इकाइयों पे बटा था, है ना। लोथल सुरकोटदा ऐसे थे जो रक्षा प्राचीरों से घिरे नहीं हुआ करते थे। ये अपवाद स्वरूप थे, इनको भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। अगली चीज है कि जो पकी और अलंकृत ईंटों का ही प्रयोग किया गया और ईंटों के साक्ष्य जो आपके यहाँ ये कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं, है ना। अगर जो ईंटों के आकार की मैं बात करूं तो ईंटों के आकार होते थे 4:2:1 के अनुपात में ईंट होती थी, है ना। स्तंभ प्रायः वर्गाकार होते थे, इनका फर्श प्रायः कच्चा होता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों से निर्मित अगर हम सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो लोथल स्थित गोदीवाड़ा थी, है ना, जो सबसे बड़ी थी। जबकि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार हुआ करती थी, लगभग 45/15 की अन्नागार हुआ करती थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो शहरों का उच्च भाग था वो किलाबंद हुआ करता था। अब बात इस रूप में कालीबंगा, है ना, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से हमने बता दिया कि जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से बृहद स्नानागार पाया गया है ना, जिसके मध्य स्थित एक स्नान कुंड है जो 11.88 मीटर लंबा व 7.1 मीटर चौड़ा है ना, और 2.43 मीटर इसकी गहराई है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, है ना। बाकी हमारी सभी क्लासेस दोस्तों ऐप में चल रही हैं, है ना। यूट्यूब में अब आपके लिए ये लास्ट क्लासेस हो सकती है ना, क्योंकि अब ज़्यादा वीडियो आपको यूट्यूब में नहीं मिलेंगे। डेमो क्लासेस के तौर पर ये वीडियो मैं आपको यूट्यूब में दे रहा था। आप हमारे ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से रेवा इंस्टीट्यूट का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और हमारे कोर्स को परचेस करिए, जिसमें जब आप कोर्स को परचेस करेंगे तो हम डेली रात को 7 बजे आपसे लाइव बातें करेंगे, ढेर सारे एमसीक्यूज वगैरह आपसे सॉल्व करवाएंगे, एग्जाम की रणनीतियाँ बताएंगे और ऑनलाइन लाइव क्लास आके आपको पढ़ाएंगे। तो लाइव क्लास में आप अपने डाउट्स तुरंत पूछ भी सकते हैं। फिर आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि और पशुपालन की बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आपको ध्यान है कि जुते हुए जो खेत हैं वो कालीबंगा से प्राप्त किए गए हैं। अगर प्रमुख फसलों की बात करें, तो प्रमुख फसल में आपको गेहूं और जौ, है ना। साथ ही लोथल और रंगपुर से आपको चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये ध्यान रख लेना है। अन्नागार की बात करते हैं, ग्रेनरी की बात करते हैं, है ना। तो जो सरप्लस प्रोडक्शन होता था वो अन्नागार पे होता था, है ना। डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के साक्ष्य पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो का जो है अन्नागार सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत भी है, इसको भी आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। चलिए आगे बात करते हैं, पशुपालन पे थोड़ा बात करते हैं कि पशुपालन का क्या क्रेज रहा होगा। तो देखिए बैल और भैंस को पाला जाता था। घोड़े के प्रमाण आपको सुरकोटदा से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं और लोथल से मिले हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हुए चलते हैं। जैसे कल की क्लास में आपको बता चुका था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है तो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में विस्तार पाया जाता था। उत्तर में आपको ध्यान है मांडा तक, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान है बलूचिस्तान तक, यहाँ आपको ध्यान है महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र तक। इधर आपको ध्यान है आलमगीर का उत्तर प्रदेश तक। और फिर आपको नदियाँ याद कर लेनी है।
अगर मैं पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करूं या पूर्व से पश्चिम चौड़ाई की बात करूं तो पूर्व से पश्चिम चौड़ाई थी इसकी 1600 किलोमीटर, और लंबाई की बात करूं मैं तो इसकी लंबाई थी लगभग 1400 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता विस्तृत थी। ठीक है, चलिए इस सभ्यता की हम धार्मिक विशेषताओं की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस प्रकार से आइए धार्मिक विशेषताओं में देख लेते हैं। तो देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता है, अगर हम इसकी धार्मिक विशेषताओं की बात करें तो आपको स्पष्ट जानकारी का थोड़ा सा अभाव प्रतीत होता है ना। सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताओं में जानकारी का थोड़ा सा अभाव प्रतीत होता है। अभी इस क्लास को मैं पढ़ाने के बाद थोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहीं आपसे और बातें करूंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस प्रकार थी, क्योंकि यह मुख्यतः एक लौकिक सभ्यता थी, है ना। धार्मिक तत्व इस सभ्यता में उपस्थित था लेकिन इतना वर्चस्वशाली नहीं था, क्योंकि सभ्यता में आपको मित्रों मंदिर के प्रमाण नहीं प्राप्त हुए हैं, है ना। मूर्तियां तो आपको प्राप्त हुई हैं लेकिन मंदिर के अवशेष कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। अगर हम मूर्तियों में बात करें तो मूर्तियों में आपको मातृ देवी यानी उर्वरता देवी की पूजा करते हुए लोगों की आकृति भी दिखाई गई है। मातृ देवी की प्रतिमाएं भी आपको प्राप्त हुई हैं, है ना। तो इस प्रकार से मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। जैसे हड़प्पा से प्राप्त मुहरों पे एक स्त्री गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाई दिया है, तो लोगों ने संभवतः अनुमान लगाया कि संभवतः यह मातृ देवी है। पृथ्वी पूजा के प्रमाण मिले हैं। पशुपति शिव की पूजा और वृक्ष की पूजा के भी साक्ष्य इस सभ्यता में देखे गए हैं, क्योंकि योगी की मुद्रा वाली जो चित्र है वो योगी की मुद्रा वाली चित्र भी आप लोगों को इस सभ्यता में दिखाई दी हुई है। इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता में किस प्रकार। ठीक है, तो और यहाँ से एक कुबड़ वाला सांड भी मिला है, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है कि कुबड़ वाला सांड का चित्र भी देखा गया है इसी सभ्यता में, ये आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। मोहनजोदड़ो से दाढ़ी वाला एक पुजारी भी मिले हैं, ये भी आप लोगों को नोट डाउन करके रखना है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो था कुबड़ वाले सांड की भी पूजा की जाती थी, है ना, क्योंकि मोहनजोदड़ो से वृषभ मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं। वृक्ष पूजा भी इस समय प्रचलित है, जैसे आप बात करें पीपल, है ना, बात करें नीम, है ना, बबूल आदि की पूजा प्रचलित थी। नाग पूजा भी प्रचलित थी सभ्यता में, आपको ध्यान में रखना है ना। प्रेतवाद वगैरह दिखाई देता है, इसलिए सभ्यता में ताबीज वगैरह के साक्ष्य भी देखे गए हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं थी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। समाज इनका मात्र सत्तात्मक हुआ करता था प्रायः, ये भी आप लोगों को नोट डाउन करते हुए चलना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पशुपति शिव की मुहर की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता, भैंस दिखाई दिए हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं, एक डायग्राम्स आप यहाँ देख सकते हैं। कालीबंगा से आपको अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य पूछा जाएगा तो कहाँ से मिला है, कालीबंगा से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह और सूर्य की उपासना के साक्ष्य भी सभ्यता से देखे गए हैं। सभाधान की प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं यानी अंत्येष्टि प्रकार की बात करूं तो देखिए अंत्येष्टि वैसे 3 प्रकार के प्रचलन में थे, है ना। अंत्येष्टि जो थे 3 प्रकार के प्रचलन में थे, यानी पूर्ण रूप से समाधिकरण होता था, आंशिक समाधिकरण होता था और दाह संस्कार होता था। सबसे अधिक अगर मैं बात करूं तो पूर्ण रूप से समाधिकरण प्रचलित था, है ना। कब्रिस्तान बस्ती से बाहर होते थे प्रायः, है ना, क्योंकि लोथल वगैरह से या कालीबंगा से आप देखिए युग्म समाधान की प्राप्ति हुई है। मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है ना। और जो R37 कब्रिस्तान है वहां से भी चीजें देखी गई हैं। ठीक है, इस प्रकार हड़प्पा से भी पूर्ण समाधिकरण के साक्ष्य देखे गए हैं। तो शवों को जलाया जाता था, है ना। शवों को जलाने की प्रक्रिया मोहनजोदड़ो से और शवों को दफनाने की प्रक्रिया हड़प्पा से प्राप्त हुई हैं। युग समाधियां लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं, यानी सभाधान भी सिंधु घाटी सभ्यता में इस प्रकार से रहता रहा होगा। यातायात की अगर मैं बात करूं आपसे, देखिए क्योंकि व्यापार होता था, व्यापार और वाणिज्य के आपको साक्ष्य मिले हैं। भारत से ही नहीं बल्कि सभ्यता में विदेशों से भी व्यापार होता था। तो लोथल और सुरकोटदा जैसे बंदरगाह थे जहां से मुख्यतः व्यापार हुआ करता था, और व्यापार के लिए बैलगाड़ी वगैरह का भी प्रयोग किया जाता था, है ना। सोसाइटी की बात करें समाज की, तो पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति वगैरह का थोड़ा थोड़ा प्रचलन था, है ना। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांसे की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। देखिए नर्तकी की कांसे की मूर्तियां आप लोग देख सकते हैं। जीवन शैली की बात करूं कि सैंधव सभ्यता के लोग किस प्रकार से रहते रहे होंगे, है ना। तो देखिए जीवन शैली में अगर मैं बात करूं तो लोथल से मनके और कारखाने यानी आभूषण वगैरह लोग पहनते रहे होंगे, क्योंकि मनके बनाने कारखाने प्राप्त हुए हैं। सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रचलन था इस सभ्यता में, है ना। यानी जीवन शैली की बात कर रहे हैं तो सूती वस्त्रों का भी प्रचलन था इस सभ्यता में।
ये भी आप लोग देखते चलिएगा, है ना। हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, अगर मैं जीवन शैली की बात करूं तो समाज तो था समता मूलक समाज था, यानी समाज में चारों वर्णों के लोग रहते थे, जैसे विद्वान, योद्धा, व्यापारिक या श्रमिक, यानी चारों वर्णों के लोग रहते थे। अगर खेल की बात करूं तो पासा खेल का भी प्रचलन था, शिकार और मनोरंजन कार्य किए जाते थे। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया जाता था। तलवार के साक्ष्य इस सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं। बहुत ही शांति प्रिय समाज था। चौपड़ खेल, पासा खेल, बीड़ा बजाने का काम भी इस सभ्यता में किया जा रहा था। ठीक है, तो ये रहा थोड़ा सा जीवन शैली की बात, यानी लाइफ स्टाइल की बात, किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहते रहे होंगे। व्यापार में मोहरों का भी प्रयोग किया जाता था, है ना। हड़प्पा के मोहर पर एक श्रृंगी पशु का साक्ष्य भी मिला है। मापन की इकाई थी जो अनुपात में संभवतः 16 के अनुपात में होती थी। विदेशी व्यापार भी प्रचलन में था, जैसे तांबे का व्यापार खेतड़ी, बलूचिस्तान, ओमान, इन प्रदेशों से होता था। चांदी का अफगानिस्तान और ईरान से होता था। सोने का व्यापार कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान के इलाके से किया जाता था। जो टिन है, तो टिन का आपका अफगानिस्तान से भी किया जाता था। जो लाजवर्त है मेसोपोटामिया से, सीसा है इनका ईरान से व्यापार किया जाता था। तो ये कुछ विशेषताएं थी इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की, है ना। शासन सत्ता की बात करें तो शासन संभवतः बड़े वर्गों के हाथ में हुआ करता था, है ना। सैंधव सभ्यता के विनाश का संभवतः सबसे प्रभावी कारण जो बताया गया है वो बाढ़ बताया गया है। फिर आपको एक नोट डाउन कर लेना है प्रश्न कि पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानियां कहा है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो सबसे ज्यादा स्थल हैं वो गुजरात में खोजे गए हैं, है ना। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित थी। ये आपको कुछ चीजें यहाँ से नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी कल की क्लास में बता दिए थे कि मोहनजोदड़ो से आप देख सकते हैं एक बार कि मोहनजोदड़ो से क्या क्या प्राप्त हुआ है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में थोड़ा सा मैं भी और आपसे बात करता हूँ। देखिए, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से आपको एक अन्नागार प्राप्त हुआ है, आपको स्नानागार की प्राप्ति हुई है, पशुपति की मुहर प्राप्त हुई है, नर्तकी की मूर्ति, सबको जलाने के साक्ष्य और दाढ़ी वाला एक पुजारी की प्राप्ति हुई है। ठीक है, तो ये आपको मोहनजोदड़ो से याद कर लेना है। मोहनजोदड़ो खोजकर्ता कौन है ना, कब खोज की गई है मोहनजोदड़ो की, तो सब आपको याद करते हुए चलना है। ठीक है, फिर आते हैं हड़प्पा पे आते हैं। देखिए, हड़प्पा से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है आपको, एक श्रृंगी वाले पशु की मुहर मिली है आपको, तो हड़प्पा से आपको इतना याद कर लेना है। बाकी कल क्लास में इनको बता दिए थे, थोड़ा इनको स्पीड में करने की कोशिश करते हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य, चूड़ी कारखाना, युग समाधि, जुता हुआ खेत और अलंकृत ईंटों की प्राप्ति हुई है आपकी कालीबंगा से। सुरकोटदा जो है गुजरात में, यहाँ से घोड़े के अवशेष मिले हैं। सेम इसी प्रकार से लोथल से आपको बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। धान के साक्ष्य भी लोथल से देखे गए हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, युग समाधियां मिली हैं, मनके बनाने के कारखाने आपको मिले हुए हैं। धौलावीरा से जलाशय और स्टेडियम के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो शॉर्ट फॉर्म में मैंने विशेषताएं बताई थी उन पे भी हम बातें किए हैं। अब आइए कुछ आपको और चीजें समझाते हैं इस सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो आपको समाज याद कर लेना है। चनोहुदड़ो से लिपस्टिक वगैरह के साक्ष्य मिले हैं, ये भी आपको याद हो जाएगा, है ना। इस सभ्यता के विस्तार जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, कृषि में बता ही दूं कि जुते हुए खेत वगैरह मिले हैं, यानी बढ़िया फसलें वगैरह यहाँ उपजाऊ फसलें बोई जाती थी। मेहरगढ़ से कपास की कृषि के भी प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मेहरगढ़ एक जगह है, तो मेहरगढ़ से ही कपास की कृषि के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, तो उसको भी आप लोगों को देख लेना है। विदेशों से व्यापार होता था, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आयात और निर्यात दोनों होता था, है ना, क्योंकि आता और बंदरगाह के साक्ष्य देखे गए हैं। तो इस प्रकार से सैंधव सभ्यता की बातें आपसे की जा रही थी। अगर मैं लिपि की बात करूं कि हड़प्पाई जो लिपि थी किस प्रकार थी, क्योंकि ये लिपि वाला थोड़ा सा यहाँ टॉपिक छूट गया था, क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी थी, है ना। 1923 तक ये आगे चलकर प्रकाश में भी आई थी, है ना। मैंने बताया था कल की क्लास में कि एम.एल. बेंडिल ने इसकी लिपि को पढ़ने का सबसे पहले प्रयास किया था। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो पतन के कारण बताए गए हैं, तो पतन का कोई एक कारण विद्वान नहीं, किसी एक कारण की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था। कई कारण हैं, जैसे फेयर सर्विस ने आपका बताया, फेयर सर्विस ने बताया कि पारिस्थितिकी असंतुलन है, और पारिस्थितिकी असंतुलन की वजह से भी इस सभ्यता का क्या हो गया, इंड हो गया, यह सभ्यता नष्ट हो गई पूर्ण रूप से। ठीक है, फिर बताया कि घग्गर नदी का सूख जाना, जैसे डीपी अग्रवाल और अमलानंद घोष कहते हैं कि घग्गर नदी क्या हो गई, सूख गई, है ना।
तो कुछ विद्वान तर्क में देते हैं कितनी अच्छी यहाँ की जल निकासी व्यवस्था वगैरह थी, कैसे नदी वगैरह अचानक सूख गई होंगी। माधव स्वरूप बस कहते हैं कि नदी के मार्ग में परिवर्तन आया होगा, है ना, नदी के मार्ग में परिवर्तन के कारण ये चीज़ें समाप्त हो गई होंगी। फिर सर जॉन मार्शल खुद कहते हैं और मैके साहब कहते हैं कि सभ्यता के समाप्ति में सबसे बड़ा जो कारण था वो रहा होगा बाढ़ का, वो बाढ़ कारण बताते हैं। एम आर साहनी कहते हैं कि भूकंप के कारण भी सभ्यता का अंत हो गया होगा, यानी वो भूकंप बता रहे हैं। फिर मार्टिन हीलर कहते हैं कि आर्यों का आक्रमण हुआ होगा और आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गई होगी, ये भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है ना। फिर जॉन मार्शल ही कहते हैं कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई होगी और एक जलवायु परिवर्तन का भी बहुत बड़ा कारण है इस सभ्यता के नष्ट होने में, यानी कोई एक कारण विद्यमान नहीं है, अलग अलग स्थलों के पतन के लिए मित्रों अलग अलग कारण विद्यमान रहे होंगे। तो इस तरह से इसको मैंने आपको कम से कम समय में सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ाने का प्रयास किया है। जब हम ऑनलाइन ऐप में आपसे मिलेंगे तो ऑनलाइन ऐप के माध्यम से आपको चीज़ें और ज़्यादा मात्रा में वहाँ देंगे। अभी सिर्फ हम डेमो क्लास के उपलक्ष्य पर, ये डेमो क्लासेस आपको यूट्यूब में भी प्रोवाइड की जा रही हैं, है ना। अगर आप हमारे डेमो क्लासेस से सेटिस्फाइड हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन ऐप इंस्टॉल करिए रीवा इंस्टीट्यूट का, और वहाँ से आप क्या करिए, वहाँ से आप कोर्स को परचेस करिए जिसमें हम आपसे लाइव जुड़ सकें और लाइव क्लासेस में आपको पढ़ा सकें, आपको हम वहाँ PDF वगैरह भी प्रोवाइड कर सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम समय में एक डेमो के रूप में यूट्यूब में देने का प्रयास कर रहा हूं कि आप पहले डेमो को देखिए 2 से 3 बार, और अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो हमारे कोर्स को आप परचेस करिए। जब हम कोर्स मिलेंगे तो कोर्स में आपको PDF यानी हैंड रिटन नोट्स भी आपको हम देंगे, है ना, और वहाँ और ज़्यादा चीज़ों को बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, मेंस लेवल क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, वो थोड़ा लेवल और वहाँ थोड़ा बड़े लेवल पे बात करेंगे। अभी सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से क्लासों को कम से कम समय में, जो डेमो क्लास कहते हैं जिसे, तो कम से कम समय में बेहतरीन देने का प्रयास किया गया है मेरे द्वारा। तो दोस्तों जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य जो है उसको बना के रखिए अपना, कि बिना पढ़ाई के, बिना शिक्षा के किसी प्रकार से अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे भीमराव अंबेडकर जी का एक कथन था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसलिए बिना शिक्षा के आप किसी भी प्रकार के समाज की कल्पना कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। बड़े बड़े महापुरुष आए तो बिना शिक्षा के कोई भी महापुरुष ऐसे नहीं है कि आगे बढ़ गए हो। इसीलिए जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करना। बेहतरीन से बेहतरीन पढ़िए। मध्य प्रदेश के किसी भी कोने पे रह रहे, दूर दराज पे रह रहे छात्रों को हमारी लिंक जरूर साझा किया करिए, जिससे आपके माध्यम से एक पूर्ण का काम हो सके और दूर दराज रह रहे छात्रों को भी क्लासेस प्रोवाइड हो सके, है ना। तो उन सभी छात्रों को, जरूरतमंद छात्रों को हमारी लिंक शेयर करिए। अगर कोर्स को परचेस करने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप पर हमसे संपर्क करिएगा, हम वहाँ आपसे बातें करेंगे, है ना। जो कोई भी ऐसा छात्र है जो जिसके पास आर्थिक समस्याएं भी है तो उसको भी ध्यान में रखा जाएगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। तो जैसा मैं आपको बता ही चुका हूं कि हमारी डेमो क्लासेस थी यूट्यूब में, अब आपको कोई ऐसे छोटे छोटे टॉपिकों का मैं डेमो वगैरह दे दिया करूंगा। बाकी हमारी क्लासेस कल से प्रॉपर ऐप पे ही चलेंगी, तो ऐप पे जाइए, क्लासेस को परचेस करिए और वहां आगे आनंद उठाइए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। तो चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, है ना। अपना प्यार बना के रखें और सभी छात्रों तक हमारी लिंक को जरूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।